Hello everyone, my name is Rohit Singh and you are watching my YouTube channel RGS Group 01 Studies। और दोस्तों हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अभी जो यूपी ट्रिपल एस सी के थ्रू राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा होने वाली है, जो राजस्व लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है उसी के विषय में। और जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी का कोई भी एग्ज़ाम हो तो जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उनका बहुत ही एक महत्वपूर्ण स्थान होता है, जो भी अगली भर्ती प्रक्रिया आने वाली होती है। तो इस वीडियो में हम राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2015 में जो हुई थी इवनिंग शिफ्ट का जो पेपर था उसको डिस्कस करने वाले हैं। मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर मैंने पहले डिस्कस कर दिया है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। राजस्व लेखपाल करके एक प्लेलिस्ट बनी हुई है पहले से, तो आप लोग अपने स्क्रीन पे देखिएगा कि पहला क्वेश्चन है हिंदी का। वह अगले साल आएगा इस वाक्य में कौन सा कारक है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही होगा, अधिकरण कारक है इसमें। ठीक है, आप इसको समझ लेते हैं कैसे क्या है। एक्सप्लेनेशन देखिएगा, क्रिया आधार को सूचित करने वाली संज्ञा या सर्वनाम के स्वरूप को अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति में पर है। ठीक है, अधिकरण का शाब्दिक अर्थ आधार है। ठीक है, एग्जाम्पल है क्या है, सिंह वन में रहता है, पुस्तक मेज पर है, सौम्य घर में है। ठीक है, तो अधिकरण का जो शाब्दिक अर्थ है आधार है। ठीक है, और जहाँ पे भी आपको जैसे सेंटेंस में ये सब दिख जाए, जैसे किनारे, आसरे, दिनों, जैसे यहाँ पे अगले साल साल दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर ये सब दिख जाए तो वहाँ पे अधिकरण कारक होगा। ठीक है, और जिनको नहीं समझ में आ रहा तो वो लोग एक बार शुरू से देख लेंगे, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए ये सब। ठीक है, तो उसी ये चीज़ वहीं से आई हुई है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है उदय शब्द का विलोम शब्द छाटिए। तो उदय शब्द का विलोम शब्द अस्त होता है। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, निम्नलिखित में किस वाक्य में भविष्य काल है। तो इसमें ये हो जाएगा, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। ठीक है, गा गे गी आएगा लास्ट में, तो क्या होता है, भविष्य काल होता है। फिर आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है ऊँट के मुंह में जीरा। ठीक है, ये लोकोक्ति और मुहावरे हैं, इनका अर्थ बताना है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, जूती चाटना। जूती चाटने का क्या होगा, क्वेश्चन ऑप्शन डी सही होगा, खुशामद करना। ठीक है, फिर आगे देखिएगा, यहाँ दे रहा है प्रश्न संख्या 6 7 के वाक्यों में आए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 है माता जी को, ठीक है, प्रणाम। आशीर्वाद तो होगा नहीं, शुभाकांक्षा होगा नहीं, स्नेह होगा नहीं, तो माता जी को प्रणाम। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता है, ये वन वर्ड है, तो ये हो जाएगा अतिथि। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसमें। और क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो हो जाएगा निर्मल। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे देखिएगा, बोल रहा है प्रश्न संख्या 9 और 10 के वाक्यों में से कुछ में त्रुटियां हैं। त्रुटि वाले वाक्य के जिस भाग में त्रुटियां हों उसके अनुरूप अक्षर ए बी सी वाले गोले को काला करें। यदि वाक्य में कोई त्रुटि न हो तो डी वाले गोले को पूरी तरह काला करें। ठीक है, तो उसमें क्या करना है, हमें जिस वाक्य के जिस पार्ट में त्रुटि होगी उस वाक्य को क्या करना है, उस बबल को ब्लैक कर देना है। तो यहाँ आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 है मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने हैं। ठीक है, तो यहाँ साफ दिख रहा है कि लीची खरीदने हैं, यही गलत होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है लिखा हुआ है कि मुझे कल 2 किलो लीची खरीदनी है, न कि खरीदने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, अपने अपने किताबें बस्ते में डाल लो। ठीक है, तो यहाँ पे सही क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, अपने अपने। अपने अपने नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा अपनी अपनी किताबें। फिर आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 है प्रमत्त स्वेच्छाचारी। ठीक है, अनिकार्तिक शब्द दिए गए हैं, 11-12 अनिकार्तिक शब्द दिए गए हैं और एक अर्थ के साथ ही लिखा है, दूसरा अर्थ बताइए। ठीक है, प्रमत्त स्वेच्छाचारी का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए उन्मत्त। ठीक, और 12 का देखिएगा कनक धतूरा का ऑप्शन डी होगा सोना। ठीक है, 13वें का देखिएगा रीत्यानुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो ऑप्शन ए सही होगा, ऋतु धन अनुसार, तो हो जाएगा रीत्यानुसार, यण संधि है। फिर यहाँ पे देखिएगा प्रश्न संख्या 14 और 15 में लिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, वह एक विदुषी महिला थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, वो प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। ठीक है, ये सही वाक्य, बाकी सब गलत है।
फिर कह रहा है प्रश्न संख्या 16-17 में निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द चुनिए। ठीक है, किसी की सहायता करने वाला, तो ये हो जाएगा सहायक। एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए आप लोग। जो हृदयवान को सहृदय कहते हैं, साथ चलने वाला सहचर, तथा साथ कार्य करने वाले को सहकार कहलाता है। ठीक है, और किसी की सहायता करने वाले को सहायक कहते हैं। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 है भला चाहने वाला, ऑप्शन सी होगा हितैषी। ठीक है, और 18वां देखिएगा, अखिया हरिदर्शन की भूखी, कैसे रहें रूप रस रांची, ये बतियां सुनी रूखी। ठीक है, उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस है, तो बी होगा वियोग श्रृंगार रस है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, अखिया हरिदर्शन की भूखी, कैसे रहें रूप रस सांची, ए बतिया सुनी रूखी, इसमें वियोग रस है। ठीक है, क्योंकि इसमें हरि के दर्शन के लिए आंख तरस रही उनसे मिलने के लिए। ठीक है, सूरसागर का यह पद्यांश गोपियों की विरह बता रहा है। ये जो पद लिया गया है ये सूरसागर से लिया गया है। और यहाँ देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या क्या होगा। ठीक है, तो विदुषी हो जाएगा। अभी आपको पीछे भी एक क्वेश्चन में मिला हुआ था। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए, तो ऑप्शन नहीं होगा प्यास। ठीक है, तद्भव शब्द आप जानते ही हैं, जो संस्कृत के प्योर वर्ड्स नहीं होते हैं, जो हमारे बोलचाल में यूज किए जाते हैं, उनको तद्भव शब्द कहते हैं। तत्सम शब्द क्या होते हैं, जो संस्कृत से एकदम शुद्ध रूप होते हैं संस्कृत के। ठीक है, उनको तत्सम कहते हैं। फिर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21, काली घटा का घमंड घटा, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो यमक अलंकार है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। एक्सप्लेनेशन है, काली घटा का घमंड घटा, इसमें यमक अलंकार है। यमक अलंकार शब्दों की आवृत्ति जहाँ एक शब्द की एक से अधिक बार प्रयुक्त हो अर्थात और उसके अर्थ अलग अलग हों। घटा शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है। ठीक है, एक घटा का अर्थ यहाँ पे बादल हो जाएगा, और घमंड घटा घटा और इसका हो जाएगा कम होना। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा, तो डी हो जाएगा चाकू। ठीक है, चाकू का चाकू होता है। फिर आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 है, त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है, तो सी है द्विगु समास है। ठीक, जहाँ पे भी मतलब वो हो क्या बोलते हैं संख्यावाचक कुछ दिख जाए आपको, तो वहाँ पे द्विगु समास होता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखिएगा, त्रिवेणी शब्द में द्विगु समास होता है। द्विगु समास जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्या विशेषण हो वह द्विगु समास कहलाता है। इसमें समूह या समाहार का ज्ञान होता है। ये चीज़ हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तो तत्सम शब्द अभी मैंने बताया जो संस्कृत के शुद्धतम रूप होते हैं वही तत्सम शब्द होते हैं। ठीक है, तो सी हो जाएगा निकृष्ट। ठीक, आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित वाक्य में मोटे छपे शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है, तो यहाँ लिखा हुआ है अत्यधिक व्यवस्था से जीवन में निरस्ता आ जाती है, तो यहाँ पे अत्यधिक न होकर अत्यधिक होगा। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग। अब देखिएगा गणित का क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 है, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर 25% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है, यदि वह अंकित मूल्य पर 4% छूट देता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा 20%। अब देखिए इसमें सॉल्व कैसे किया है। मान लिया वस्तु का मूल्य 100 रुपये है। ठीक है, 25% की वृद्धि हो जाती है तो उसका मूल्य कितना हो जाएगा, 125 रुपये हो जाएगा। यहाँ लिखा हुआ ना 25% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है, तो 100 का 25% जब आप बढ़ाएंगे तो 100 गुणे 125/100। ठीक है, तो 125 आ जाएगा। और क्या बोल रहा है 4% की छूट देता है, तो यहाँ पे देखिएगा अंकित मूल्य पर 4% का जब छूट देगा वो, तो 125 का 96%। ठीक है, 96/100 हो गया, तो 120 रुपये आ गया ये। ठीक है, अब लाभ कैसे निकालेंगे। ठीक, तो जितने में बेचा है और जितना उसका पैसा लगा है वो निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 120 रुपये में बेचा है और 100 रुपया उसका वास्तविक मूल्य है, तो 120 माइनस 100 कर दिया यहाँ पे बटे 100 और गुणे 100। ठीक है, तो 120 में से 100 घटाएंगे तो 20 आ जाएगा, 20/100 गुणे 100, तो यहाँ पर आ जाएगा 20%। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27 है, तीन संख्याओं का योगफल 392 है, पहली तरह दूसरी संख्या का अनुपात 2/3 है। ठीक है, दूसरी तरह तीसरी संख्या का अनुपात 5/8 है। तो पहली संख्या है, ये क्वेश्चन मॉर्निंग शिफ्ट में भी पूछा गया है। ठीक है, अनुपात समानुपात का क्वेश्चन है, जैसे तीन संख्याएं दे देता है, पहली दूसरी के साथ अनुपात दे देता है, दूसरी तीसरी के साथ अनुपात देता है। तो मैंने वहाँ पे भी बताया कि कैसे अनुपात तीनों संख्याओं में बनाते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे भी देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 27 का डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे पहली और दूसरी संख्या लिख लिया कि 2/3 का अनुपात है, और दूसरी और तीसरी में 5/8
8 का अनुपात है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा दूसरी संख्या ये जो है ये दोनों जगह कॉमन आ रही है। ये सेकंड सेकंड लिखा हुआ है ना, सेकंड पहले के साथ भी सेकंड है और दूसरे के साथ थर्ड है, ठीक है। तो सेकंड वाली संख्या दोनों के साथ कॉमन है। इसमें क्या करते हैं हम, पहले ऐसे गुणा करते हैं, ऐसे फिर ऐसे और फिर ऐसे। देखिएगा पहले ऐसे और फिर ऐसे, ठीक। एक बार और देख लीजिएगा, ऐसे गुणा करेंगे, ठीक, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे। अब आगे देखिएगा, यहाँ पे तो हो जाएगा, 2 × 5 = 10 हो जाएगा, यहाँ पे 10 वही लिख दिया है, ठीक है। अब 5×3 = 15 हो गया और 8×3 = 24 हो गया। तो तीनों संख्याओं में क्या अनुपात हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा पहली संख्या में हो जाएगा 10, 15, 24। कैसे हुआ है, ये 2 था, ये 5 था, ये 3 था और ये 8 था। पहले ऐसे गुणा किया हमने, फिर ऐसे 2×5 = 10, ठीक है, 5×3 = 15 और 8×3 = 24। तो वही चीज़ यहाँ पे लिख दिया गया है, ठीक। तो ये तीनों में एक अनुपात बन गया, 10x, 15x और 24। अब तीनों संख्या का योगफल दिया हुआ था, तो यहाँ पर सिंपली आप लिख लो, इन तीनों को जोड़ दो ऐसे, ठीक है। 10x, 15x और 24x ये जोड़ लीजिए आप, ठीक। तो बराबर 392 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो x बराबर 392/49, तो 8 आ जाएगा। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या 10x है, तो 10 में x की जो वैल्यू आई है वो पुट कर देंगे, 10 × 8 तो 80 हो जाएगा। सिंपल है। फिर आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 28 है, 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या जो 24, 30, 60, 36 से, सॉरी, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 24, 30, 36 में से प्रत्येक से विभाजित हो कौन सी है, ठीक है। तो बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, लॉसो निकालेंगे, ठीक है। तो अब देखिए लॉसो और मॉसो आप लोग समझ लीजिएगा कि लॉसो जो संख्या होती है, जो लॉसो आता है और जो संख्याएं दी होती हैं उनसे लॉसो में पूरा का पूरा भाग चला जाता है। और मौसम में क्या होता है, मौसम वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिससे उन संख्याओं में भाग चला जाता है। जैसे मान लीजिए 24, 30, 36 अगर मौसम पर निकालेंगे, ठीक है, एचसीएफ निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो वो संख्या होगी जो 24, 30, 36 में भाग चला जाएगा उसका। लेकिन अगर अगर हम एलसीएम निकालना है, ठीक है, एलसीएम अगर हम निकालना है तो यहाँ पे क्या होगा, वो संख्या जो होगी, जैसे 360 आ रहा है तो इन तीनों संख्याओं से इसमें भाग चला जाएगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है, जो 24, 30, 36 में से प्रत्येक से विभाजित हो जाए। तो हम यहाँ क्या करेंगे, लॉसो निकालेंगे। तो यहाँ पे हमने लॉसो निकाल लिया इनका, 24, 30, 36 का, तो आ जाएगा 2 × 2 × 2 × यहाँ देखिएगा 3 × 5, तो 360 आ गया, ठीक है। अब कह रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या आपको पता ही है 9999 हो गई 4 अंकों की, ठीक है। अब 4 अंकों की 360 से विभाजित होने वाली संख्या, अब 360 से इसको विभाजित करेंगे तो 27 बार में मतलब भागा जाएगा। यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है, थोड़ा सा उलझाया हुआ है, ठीक है। 360 में अगर 27 आप गुणा करेंगे तो ये 279 आपका शेष बच जाएगा। तो वही चीज़ है, देखिएगा यहाँ पे 360 × 27 कर दिया तो 9720 ये आ गया। ये बड़ी से बड़ी संख्या है जिसमें इन तीनों का भाग चला जाएगा, लेकिन 9720 जो है वो ऑप्शन में नहीं है। देखिए कहीं है, 9720 ऑप्शन में नहीं है। अब क्या करेंगे, आगे लिख रहा है कि 9720 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी जो 24, 30, 36 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। अतः 9720 में से 360 घटाएंगे तो 9360 आ जाएगा, ठीक है। 9720 में से 360 घटाएंगे तो 9360 आ जाएगा, जो बड़ी बड़ी संख्या होगी, और 9360 ऑप्शन में है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 29 क्या है। क्वेश्चन नंबर 29 कर रहा है, यदि आंकड़ों के एक समूह के माध्य और मानक विचलन गुणांक क्रमशः 10 और 15 हैं तो आंकड़ों के समूह का मानक विचलन होगा, ठीक है। तो ये फार्मूला आप लोग को याद होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। मानक विचलन का गुणांक बराबर समूह का मानक विचलन और माध्य, ठीक है। तो मानक विचलन गुणांक का यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, और माध्य दिया हुआ है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा। यहाँ पे समूह का मानक विचलन 50 आ जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बस आप लोग को सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, यदि x² + 1/x² = 23 हो तो x⁴ + 1/x⁴ का मान है, ठीक है। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 का, तो यहाँ पे क्या किया है, x² + 1/x² का स्क्वायर कर दिया है, ठीक है। a + b का आप लोग होल स्क्वायर समझते हैं कैसे क्या होगा, तो ये चीज़ आ जाएगा, ठीक है। ये फिर ये वैल्यू दी हुई है इसकी x² + 1/x² की, तो 23 ये हो जाएगा। फिर ऐसे सॉल्व कर लेंगे तो 527 आ जाएगा, ठीक। बस सिंप्लीफाई करना है, बहुत कुछ है नहीं इसमें।
अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 31 है, सुरेश तथा संदीप एक व्यवसाय में साझेदार हैं। सुरेश ने 5 माह के लिए 5,000 तथा संदीप ने 6 माह के लिए 6,000 व्यवसाय में लगाए। वर्ष के अंत में 610 रुपये के कुल लाभ में से संदीप को कितना मिलेगा। अब आप सभी को अगर आपको बेसिक पता होगा तो ये पता होना चाहिए कि आप जिस अनुपात में पैसे लगाते हो उस अनुपात में आपको लाभ भी मिलता है। ठीक है, उसी अनुपात में आपको लाभ मिलेगा, कुछ एक्स्ट्रा आपको बेनिफिट नहीं होगा। ठीक, जितना पैसा आप लगाओगे जितने महीने के लिए उसी हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे देखिएगा, सीधे अनुपात बना दिया है कि अगर संदीप ने 5 माह के लिए 5,000 किया है तो 5 गुणे 5,000 और संबंधित 6 गुणे 6। ठीक है, 6,000 गुणे 6। तो यहाँ पे जो है संदीप ने 6,000 रुपये लगाए 6 माह के लिए, तो यहाँ पे 6,000 गुणे 6 हो गया। और सुरेश ने 5 माह के लिए लगाए 5,000 रुपये, तो 5 गुणे 5 हो गया। तो 25 संबंधित 36 का अनुपात हो गया यहाँ पे। ठीक है, मूलधन का अनुपात 25 संबंधित 36। और लाभ का अनुपात मैंने बताया ही है कि जिस अनुपात में पैसे लगाए गए रहेंगे उसी अनुपात में आपको लाभ मिलेगा। तो 610 रुपये का जब लाभ हुआ है तो बोला कि अंत में संदीप को कितना पैसा मिलेगा। तो संदीप को जो पैसा मिलेगा ये 36 ऊपर हो जाएगा और 25 और 36 को जोड़ देंगे तो 61 आ जाएगा। तो वही इसका गुणा कर देंगे, 610 गुणे 36/61, तो आ जाएगा 360 रुपये। अनुपात अगर आप लोग निकालना जानते होंगे तो मान लीजिए किसी एक संख्या का इसमें से निकालना है, 25 संबंधित 36 है, तो मान लीजिए संदीप का निकालना है तो क्या करते हैं, 36/25 प्लस 36। ठीक है, ये चीज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, दो संख्याओं का अनुपात 3 संबंधित 5 है और उनका लघुत्तम समापवर्त LCM 300 है, तो छोटी संख्या ज्ञात करें। तो ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा 60। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये तो इन्होंने सॉल्व कर दिया है जैसे भी है। इसमें एक ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए लघुत्तम समापवर्त क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, ऐसी छोटी सी छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं को जिनका हमने लघुत्तम समापवर्त निकाला है उनका भाग चला जाए। ठीक है, तो 300 में ये जो दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है इसका भाग चला जाएगा, 3 से एक बार भागा देंगे। ठीक है, तो 100 आ जाएगा। ठीक है, 100 आ गया और 5 से भागा देंगे कितना आ जाएगा, 5 छः 30, 60 आ जाएगा। तो यही दोनों संख्याएं होंगी, एक संख्या 100 हो जाएगी और एक संख्या 60 हो जाएगी। तो इसमें दोनों संख्या में छोटी संख्या कौन सी है, 60 है, तो 60 पर टिक लगा देंगे। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है कि √15612 प्लस √154 प्लस √225 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 225 है वो 15 का स्क्वायर रूट होता है, तो यहाँ पे देखिए 15 लिख दिया गया है। तो 154 प्लस 15 हो गया, 154 में 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 169। 169 हो गया, 169 किसका स्क्वायर रूट होता है, 13 का होता है। तो यहाँ पे 15 6 12 प्लस 13 ये चीज़ लिख दिया है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो इतना स्क्वायर रूट में इतना आ जाएगा, 15/625। ठीक है, अब ये किसका स्क्वायर रूट होता है, 125 का। ठीक, आप लोगों को गुणनखंड करने आता ही होगा। ठीक है, गुणनखंड करेंगे, उनका जोड़ा बनाएंगे, फिर उसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे। ठीक, तो ये चीज़ हो गया, तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 125 आंसर होगा। फिर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 34 है कि n और ब्रैकेट में n+1 फिर n+2 n+3 n+4 और n+5 का औसत है। तो आपको पता ही है औसत निकालने का, जितने भी संख्या रहती हैं उनको जोड़ देते हैं और काउंट कर लेते हैं कितनी संख्याएं हैं, उससे भाग दे देते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे सेम किया गया, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो ये सबको जोड़ लेंगे और टोटल पद हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6, 6 लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, 6 से भागा दे दिया इन लोग को जोड़ के, तो 6n+15/6 और 6n ये करके और इतना वैल्यू आ जाएगा n+5/2। सिंप्लीफिकेशन पे है, टोटली आपको सॉल्व हो जाएगा ये। फिर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 35 है, यदि किसी भिन्न के हर में 1 जोड़ा जाता है तो भिन्न 1/2 हो जाता है। ठीक है, यदि भिन्न के अंश में 1 जोड़ा जाता है तो भिन्न 1 हो जाता है। भिन्न के अंश और हर का योगफल है, तो ऑप्शन बी सही होगा 5। ठीक, और ये सिंपली बस आपको इक्वेशन बनाना है। ठीक है, एक्स और वाई मान लीजिए और एक बार अंश में हर में 1 जोड़ दीजिए और एक में अंश में 1 जोड़ दीजिए। ठीक है, 2 इक्वेशन बन जाएगा। और आप लोग को पता ही है कि अगर 2 इक्वेशन है और 2 राशियां हैं तो दोनों की वैल्यू निकल आती है। बस इसको सिंपली ऐसे गुणा भाग घटाना कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। फिर 36 देखिएगा, 3 भिन्न भिन्न पात्रों में भिन्न भिन्न मात्राओं के दूध और जल के मिश्रण हैं जिनकी माप 403 लीटर, 434 लीटर और 465 लीटर है। बड़े से बड़ा माप
लीटर में क्या होना चाहिए जिससे सभी भिन्न भिन्न मात्रा को पूर्णतः मापा जा सके। तो यहाँ पूछ रहा है बड़े से बड़ा माप, ठीक है। तो यहाँ पे सबको पता पड़ ही गया होगा कि अब हमको एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। तो हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, वो बड़ी से बड़ी संख्या जिससे जिन संख्याओं का हमें एचसीएफ निकालना है उसमें भाग चला जाए, ठीक है। अब इन्हीं संख्याओं का निकालना है, जैसे 403 हो गया, 434 हो गया और 465 हो गया। तो इन सबों में बड़ा से बड़ा कॉमन फैक्टर क्या होगा जिससे इसमें भाग चला जाए, तो वही चीज़ पूछ रहा है। तो यहाँ पे आप मौसों पर बस निकाल लीजिए इन सभी का, ठीक है। तो ये बी आ जाएगा 31। अगर आप लोग को लॉसो या मौसों में किसी प्रकार की दिक्कत है तो कमेंट करिएगा, मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा कैसे लॉसो निकालते हैं, कैसे मौसो निकालते हैं, और क्या जैसे लॉसो गुणे मौसो बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ऐसे फार्मूला जो भी हैं वो सारा कुछ मैं डिस्कस कर दूंगा उसमें, ठीक है। फिर आगे देखिएगा 37 लिखा हुआ है 720 मिठाइयाँ बच्चों में बराबर इस प्रकार बांटी जाती हैं कि प्रत्येक बच्चे को मिली मिठाइयों की संख्या बच्चों की कुल संख्या के 20% के बराबर होती है। प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिली, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन आप लोग फिर से पढ़ लीजिएगा, ध्यान से पढ़ेंगे तभी आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। 720 मिठाइयाँ बच्चों में बराबर बराबर इस प्रकार बांटी जाती हैं कि प्रत्येक बच्चे को मिली मिठाइयों की संख्या, ठीक है, संख्या बच्चों की कुल संख्या के 20% के बराबर होती है। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सॉल्व किया हुआ है कि प्रत्येक बच्चों को मिली मिठाई की संख्या कुल बच्चों का 20%, ठीक है। माना कुल बच्चों की संख्या x है तो x का 20% x/5 मिठाई की संख्या हो गई, ठीक है। प्रश्न अनुसार क्वेश्चन में जो कह रहा है ठीक उसी के अनुसार ये कर दिया है। x गुणे 20/100 बराबर 720/x, ठीक है। 720/x क्यों किया है, क्योंकि मतलब प्रत्येक बच्चों को जितनी मिठाइयाँ मिल रही हैं तो कुल बच्चों की संख्या x है, ठीक है। तो 720 में बच्चों की संख्या जब डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो इतना आ जाएगा जो कह रहा है कि 20% के बराबर है। तो ये हो गया, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 12। फिर आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 38। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 512 से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्णघन हो, ठीक। तो अब इसका गुणनखंड निकाल लीजिए, ठीक, ये हो गया। फिर आप लोग देख ही लेंगे गुणनखंड निकालने के बाद क्या होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो मुझसे आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो रही है इसलिए मैं थोड़ा तेजी से चल रहा हूँ। तो 39 देखिएगा 36 व्यक्ति एक कार्य को 18 दिन में पूरा करते हैं, 27 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो M1D1 आपको पता ही है बराबर M2D2 होता है। M1D1 बराबर M2D2 कि M जो होता है वो मैन होता है और D जो होता है वो डे होता है, ठीक। M2 मतलब दूसरा व्यक्ति और जो भी है। तो आप वैल्यू बस पुट कर दीजिए 36 गुणे 18, 27 गुणे D2 निकालना है, गुणा भाग कर लेंगे 24 आ जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 40। एक धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों के लिए किसी निश्चित दर पर दी जाती है, यदि उसे 3% उच्चतम दर पर दिया जाता है तो 300 अधिक प्राप्त होते हैं। धनराशि है, धनराशि पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ऑप्शन ए 5,000 रुपये, ठीक। एक्सप्लेनेशन आप लोग देख लीजिएगा। फिर आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 41। ए, बी और सी एक कंपनी में हिस्सेदार अंशधारक हैं। किसी एक वर्ष में ए को लाभ का 1/3 भाग मिला, बी को 1/4 भाग मिला और सी को 5,000 रुपये मिले, तब ए को कितना भाग मिला। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा 4,000 रुपये, ठीक है। एक्सप्लेनेशन आप लोग देख लीजिएगा। फिर आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 42 है। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा 2√3 सेंटीमीटर, ठीक है। आप लोग एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा यहाँ पे। फिर आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 43 है। एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई क्रमशः 35 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो ऑप्शन सी सही होगा 670.82 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे जो एस है वो त्रिभुज की परिमाप होती है, आप लोगों को पता ही होगा फार्मूला, ठीक है। तो जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग कई आधार पर निकालते हैं कि अगर मान लीजिए समकोण त्रिभुज है तो 1/2 का आधार गुणे लंब हो गया, ये सब चीज़ें, ठीक है। और मान लीजिए विषमबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाएं अलग अलग हैं तो ये विषमबाहु त्रिभुज है, तो उसके लिए अलग फार्मूला लगता है। जैसे ये वाला फार्मूला लगा हुआ है कि √S S-A S-B S-C, ये चीज़ हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा। रघु ने 1200 किमी यात्रा हवाई जहाज से तय की,
जो उसकी कुल यात्रा का 2/5 भाग दी, उसने कुल यात्रा का 1/3 भाग कार द्वारा तथा शेष यात्रा रेलगाड़ी द्वारा तय की। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई यात्रा की दूरी है, तो ऑप्शन डी होगा 800 किमी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पे। आगे देखिएगा, कह रहा है कि एक शोधकर्ता ने निम्नलिखित प्रदर्शित आंकड़ों को एकत्रित किया: 5, 12, 6, 8, 5, 6, 7, 5, 12, 4, 1। ठीक है, तो माध्यिका पूछ रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिए, पहले माध्यिका निकालने के लिए हम सम और विषम पद देख लेते हैं कि अगर सम पद है तो उसके लिए अलग फार्मूला लगेगा, विषम पद है तो उसके लिए अलग फार्मूला होगा। तो यहाँ पे n बराबर 11 जा रहा है, काउंटिंग करिए तो 11 संख्याएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो माध्यिका का फार्मूला लगेगा n+1/2 का 2वां पद। ठीक है, तो n जो है 11 पद है, तो 11 + 1/2, तो 12 आ जाएगा, 12/2 हो गया, 6 हो गया, 6वां पद। छठवां पद क्या होगा? और इसको अरेंज कर लेते हैं पहले असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, छोटे से बड़े के क्रम में। तो जो भी होगा, छठवां पद 1 2 3 4 5 6, 2 2 4 5 है, तो छठवें पे 6 आ रहा है। ठीक है, तो वही इसका माध्यिका हो जाएगा। फिर आगे देखिएगा 46, यदि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है और उसका क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर त्रिभुज का परिमाप होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 72 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिएगा इस फार्मूले पे मतलब ये मॉर्निंग शिफ्ट में और इवनिंग शिफ्ट में दोनों में क्वेश्चन बहुत मतलब पूछा हुआ है, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये फार्मूला सब आपको याद होना चाहिए कि विषमबाहु त्रिभुज होगा तो कौन सा उसका क्षेत्रफल, कौन सा फार्मूला लगेगा, क्या होगा। ठीक है, ये सब चीज़ें। और 47 देखिएगा, जो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त LCM 520 है, उनका महत्तम समापवर्त 4 है, यदि इनमें से एक संख्या 52 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है लॉसो गुणे मौसो बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, तो मान लिया दूसरी संख्या ये है, अब सारा वैल्यू पुट कर दीजिए, x बराबर 40 आ जाएगा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब देखिए लिखा हुआ है, आंकड़ा समूह का सबसे अधिक बारंबार आने वाला मान कहलाता है, तो बहुलक कहलाता है। फिर आगे देखिएगा 49, किसी कक्षा के 15 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। इसमें से 5 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है तथा अन्य 9 विद्यार्थियों की औसत आयु 16 वर्ष है। 15वें विद्यार्थी की आयु है, तो ऑप्शन बी सही होगा 11 वर्ष। ठीक है, एक्सप्लेनेशन आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पे। फिर आगे देखिएगा, लिख रहा है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 500 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसके एक विकर्ण की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, तब दूसरे विकर्ण की लंबाई होगी, तो ऑप्शन सही होगा 40 सेंटीमीटर। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, वैल्यू पुट कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, और एक चीज़ आप लोग जान लीजिए कि अगर जैसे जो यूपी राजस्व लेखपाल का एग्जाम है, अगर उसको निकालना है तो आपका मैथ बहुत ही अच्छा होना चाहिए। ठीक है, अगर 25 क्वेश्चन आ रहा है तो कम से कम आप नॉर्मली कम से कम 20 क्वेश्चन तो आपको सही होने चाहिए। अगर उससे कम होंगे तो आप मात खा जाओगे, क्योंकि देख जीएस में ये कुछ भी पूछ लेते हैं। ठीक है, हिंदी का सिलेबस काफ़ी ब्रॉड है, आप सबको पता ही है। तो जैसे अगर आपकी मैथ सही है तो आप उसको चेक भी कर सकते हो इजली कि कौन सा मेरा क्वेश्चन सही हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें हैं। तो मैथ पे आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। आगे देखिएगा, ये जीएस का क्वेश्चन है कि गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था, तो 1942 में किया था, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, ये गांधी जी का जो आंदोलन, उसको याद करने का सिंपली तरीका है कि उन्होंने सबसे पहले असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया 1920 में। ठीक है, फिर उन्होंने स्टार्ट किया 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर 1942 में स्टार्ट किया भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक, 20, 30 और 1942। लिखा है, गदर क्रांति आरंभ होने का प्रमुख कारण क्या था, तो सी कुमागाटा मारू घटना। ठीक है, देख लीजिएगा, एक्सप्लेनेशन आप लोग देख लीजिएगा। फिर 53 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मेरुरज का एक महत्वपूर्ण कार्य है, तो सी प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण। ठीक है, और 54 देखिएगा, उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है, तो देखिएगा ए राज्यसभा। ठीक है, कि जो जैसे क्या होता है कि अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव किस सदन में लाया जा सकता है। राष्ट्रपति के लिए मैं बोल रहा हूँ, तो राष्ट्रपति के लिए किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लोकसभा या राज्यसभा। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति की बात हो रही है तो हमेशा उसको हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा से शुरू होगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, तो वही चीज़ है यहाँ पर राज्यसभा। एक्सप्लेनेशन आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसके प्रशांतक औसत के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो डी होगा वैलियम। ठीक है,
देखिए, आप देखिए इसमें जीएस में इन्होंने कहीं से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये चीज़ तो ठीक है। फिर आगे देखिएगा, 56 है, मोहिनी अट्टम नृत्य रूप निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंध है? तो बी होगा केरला। ठीक, बाकी सब अब देख लीजिएगा। और यूपी का कथक है, याद कर लीजिएगा आप लोग। लिखा हुआ है राष्ट्रीय आय को प्राय कहा जाता है, तो डी होगा NNPFC। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 देखिएगा, 15 मार्च 2015 को बैडमिंटन चैंपियनशिप स्विस ग्रांड प्रिक्स गोल्ड का विजेता कौन था? तो ये तो करंट का क्वेश्चन है, तो इसका बस आप लोग क्वेश्चन की प्रकृति देख लीजिएगा। ठीक है, कि क्वेश्चन किस टाइप का पूछ रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो जैसे खेल वेल से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये सब तैयार करके जाना पड़ेगा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 59 है, कामबिनी, हेमवती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? तो सी कावेरी की सहायक नदियां हैं। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 60 देखिएगा, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? तो बेगम हजरत महल थी, लखनऊ से भाग लिया था इन्होंने। और 61 देखिएगा, समान प्रावस्था में कंपाग्रमान माध्यम के किन्हीं दो सबसे निकटतम कणों के बीच की दूरी होती है? ठीक है, तो ये होगा ऑप्शन ए, तरंगधारी। और 62 देखिएगा, शहरों के बाहर आर्थिक सुअवसर बनाने के लिए मॉडल शहरी आधारभूत संरचना और सेवाएं ग्रामीण केंद्रों में स्थापित करने के का प्रस्ताव रखता है? तो बी होगा पूरा। ठीक है, प्रोविजन ऑफ अर्बन एमनेस्टीज ऑफ रूरल एरियाज। क्वेश्चन नंबर 63 देखिएगा, हाल ही में किस देश ने नए WU-14 अतिध्वनिक स्ट्राइक यान का चौथा सफल परीक्षण किया जो परमाणु अस्त्र प्रदान करने में सक्षम है? तो बी चीन। ये भी करंट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन की प्रकृति देख लीजिएगा। और देखिएगा 64 है, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? तो डायनामो का यूज किया जाता है। फिर आगे देखिएगा 65, निम्नलिखित में से कौन सा देश संसार में धान उत्पादन में दूसरा स्थान है? तो डी भारत है, पहले पे चाइना है। फिर देखिएगा 66, वर्ष 2015 के सर्वोत्तम कल्याण संगठन पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? तो डी होगा नेशनल यूनियन ऑफ सेफियर्स ऑफ इंडिया। फिर 67 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसको लोकनायक के रूप में जाना जाता था? तो जयप्रकाश जी को जाना जाता था, जयप्रकाश नारायण जी को। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68 देखिएगा, भारत की लगभग आधी जनसंख्या मात्र 5 राज्यों में रहती है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इन 5 घनी जनसंख्या वाले शहरों में से नहीं है? तो सी केरला नहीं है। ठीक है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित में से कौन अवध कृषक आंदोलन का नेता था? तो ये बाबा रामचंद्र। ठीक, एक्सप्लेनेशन आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 70 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में विश्व बैंक का अध्यक्ष है? तो ए होगा जिम योंग किम। ठीक है, उस समय की बात है। और क्वेश्चन नंबर 71 है, मशरूम किसके उदाहरण है? वो फंजाई कवक के उदाहरण है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 72 देखिएगा, लिख रहा है दिल्ली मेट्रो को अपनी प्रथम ड्राइवर रहित रेलगाड़ी किस देश से प्राप्त हुई थी? ठीक है, दक्षिण कोरिया से हुई थी। ये भी करंट का क्वेश्चन है। भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन से थे? तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश थे। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का उद्घाटन किया गया। फिर आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 74 है, भारत में पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा हुआ है? तो डी होगा 2.44% घेरा हुआ है। ठीक, और 75 देखिएगा, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी कौन सी थी? तो तोसाली थी। ठीक है। अब देखिए ग्रामीण विकास का क्वेश्चन है, कौन सी उपभाषा कौन सी उपभाषा राज्य के पश्चिमी भागों रोहिलखंड और ऊपरी दुआब में बोली जाती है? तो बी होगी खड़ी बोली। ठीक, बोलियों से क्वेश्चन काफ़ी पूछ रहा है, तो इसे भी देखना पड़ेगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 77, तहसील स्तर पर सरकारी निकाय को क्या कहा जाता है? तो पंचायत समिति कहा जाता है। ठीक है। आगे देखिएगा 78 का, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो होगा कानपुर। फिर आगे देखिएगा
क्वेश्चन नंबर 79 में पूछ रहा है, हाल ही में केंद्र सरकार को प्रस्तुत की गई सी रंगराजन की रिपोर्ट के अनुसार कोई व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्रों में इतने रुपए से अधिक खर्च करता है उसे गरीब नहीं समझा जाएगा। तो ये होगा 32। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 देखिएगा, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किससे पीतल उत्पादों का अधिकतम निर्यात किया जाता था? तो ये मुरादाबाद। ठीक है। फिर आगे देखिएगा 81 है, उत्तर प्रदेश कितने जिलों में विभाजित है? 75 जिलों में विभाजित है। ठीक, ऑप्शन ए सही होगा। 82 देखिएगा, अंबेडकर विशेष रोजगार योजना AVRY के अंतर्गत परियोजना की इकाई लागत इतने से कम नहीं होनी चाहिए। तो डी होगा, 50,000 से कम नहीं होनी चाहिए। फिर आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 83 है, सुल्तान सुल्तानपुर ने सामाजिक वानिकी योजना की कुशल कार्यप्रणाली के लिए केंद्रीकृत डाटाबेस की समस्या का समाधान करने की पहल की है। तो ऑप्शन डी होगा, राष्ट्रीय सूचना केंद्र, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC। ठीक है। 84 देखिएगा, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बी होगा, इलाहाबाद। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद। फिर 85 देखिएगा, भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? तो वाराणसी को माना जाता है। ठीक है। इसको भारत की आध्यात्मिक राजधानी भी कहा जाता है। फिर 86 देखिएगा, चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले हैं? तो ये होगा आगरा और कानपुर। फिर 87 देखिएगा, इंदिरा आवास योजना IAY जो एक केंद्र समर्थित योजना है का राज्य सरकार के साथ लागत सहभाजन अनुपात क्या है? तो बी होगा, 75-25। मतलब 75% जो उसका पैसा होता है वो केंद्र सरकार देती है और 25% राज्य सरकार देती है। ये चीज़ है। फिर आगे देखिएगा 88 में, भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा है? तो ये है गिरदावरी। ठीक है, गिरदावरी। फिर आगे देखिएगा, यहाँ क्वेश्चन नंबर 89 है, पूछ रहा है एक बिस्वा का एक बीघा से क्या अनुपात है? तो डी होगा, 1/20। ठीक है, 1/20 अनुपात होता है। फिर 90 देखिएगा, 1 एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है? तो ए होगा, 4840। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 91 है, NREGP का पूर्ण रूप क्या है? तो सी होगा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम। ठीक है, और शुरुआत हुई थी 2 फरवरी 2006 में। ये भी पूछ सकता है। फिर 92 देखिएगा, जिला अस्पतालों के लिए भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार 10 लाख जनसंख्या वाले प्रत्येक जिले में कम से कम कितने बिस्तर होने चाहिए? तो बी होगा, 300। ठीक। क्वेश्चन नंबर 93 देखिएगा, घरेलू व्यक्ति सौर जल हीटर के लिए आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में क्या प्रोत्साहन दिया जाता है? तो बी होगा, भट्टा। ठीक है। 94 देखिएगा, उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है? तो गन्ना होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 95 देखिएगा, एक ग्राम के वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है? तो बी होगा, 7 से 17। ठीक है। 96 देखिएगा, उत्तर प्रदेश के उच्च राज्य के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है? ठीक है, उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ठीक। फिर आगे देखिएगा 97 है, पूछ रहा है उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की बैठक होनी चाहिए या मीटिंग होनी चाहिए? तो डी होगा, 2। ठीक है। फिर आगे देखिए 98 है, एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो 21 वर्ष है। ठीक। और वोट देने का आयु कितनी होती है? 18 वर्ष। और 99 देखिएगा, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर बच्चों के न्यून भार की प्रतिशतता का आकलन किस आवृत्ति पर किया जाना चाहिए? तो ये होगा, अर्धवार्षिक आधार पे। फिर लास्ट क्वेश्चन देखिएगा 100, MGNIEGA। ठीक है, मनरेगा के अंतर्गत सामग्री संगठक के मामले में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किए गए निधिकरण का अनुपात होता है? तो डी होगा, 75-25। ठीक है, मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना है, इसे 25 अगस्त 2005 को लाया गया था। ये भी पूछ सकता है मनरेगा कब लाया गया था। ठीक है, तो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।